हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि हसदेव फॉरेस्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था देविका रिवर को लेकर के। तो देविका रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां से ओरिजिन होता है देविका रिवर का। और उसके बाद में वेस्टर्न पंजाब जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में लोकेटेड है वहां पर जाकर के रावी रिवर में अपने आप को मर्ज करती है। ये जो देविका रिवर है वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अभी कुछ टाइम पहले देविका रिवर पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और वो कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से देविका रिवर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई थी। इस प्रोजेक्ट के अंदर देविका रिवर का जो बैंकिंग एरिया है वहाँ पर कुछ बाथिंग एरिया डेवलप करना, साथ ही साथ में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यहाँ पर डेवलप करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये देविका रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर न्यूज़ रिलेटेड है इंडिया और चाइना के जो सोल्जर हैं उनके बीच में फिर से अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर क्लैश देखने को मिला। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 2020 अगर हम बात करें 2020 की, तो 20 जून 2020 में इंडिया और चाइना के जो सोल्जर हैं वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी मीन्स हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो रीजन है वहाँ पर गालवान वैली जो लोकेटेड है उसमें क्लैश देखने को मिला था इंडिया और चाइना के सोल्जर के बीच में। उसी प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन देने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर जो है वो कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर एक रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा सके, लेकिन एक रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर फिर से अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर इशू देखने को मिला। इंडिया और चाइना के जो सोल्जर है वो आमने सामने देखने को मिले। कुछ क्लैश जो है और कुछ मामूली जो हर्ट है या फिर उनके इफेक्ट जो है वो भी देखने को मिला है। मतलब जो सोल्जर हैं वो भी इससे सफ़र हुए हैं माइनर लेवल पर। ओके, माइनर इंजरीज जो है वो देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर हम मैप को व्यू करें इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरियाज़ को अगर हम व्यू करें तो ये इंडिया का मैप है। तो ये वाला जो रीजन है वहाँ पर इशू देखने को मिला है। तो देखो इंडिया और चाइना के बीच में जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पर 1914 में जो शिमला अकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये मैकमोहन लाइन जो है वो डिसाइड की गई थी इंडिया और तिब्बत रीजन के बीच में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में चाइना जो है वो इसको क्लेम नहीं करता है। उसका ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम रीजन जो है वो उनके अंडर आता है। इसी की वजह से बॉर्डर एरिया में क्लैश देखने को मिलता रहता है। और यहाँ पर 2020 में यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख वाले रीजन में और यहाँ पर गालवान वैली में इशू देखने को मिला था। ओके, तो देखो वैसे इंडिया और चाइना जो है वो अपने अपने लेवल पर कोशिश करते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जो प्रॉब्लम है कि जो भी बॉर्डर एरियाज को लेकर के जो इशू है उसका सॉल्यूशन नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो रेगुलर बनी हुई है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए ये देखो तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनके जो सन हैं उदयनिधि स्टालिन, उनको वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर बनाया गया है और उनको स्टेट कैबिनेट में एक तरीके से इंडक्ट किया गया है, इंट्रोडक्शन उनका किया गया है। और यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड स्पेशल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये काम वो करेंगे। ये पोर्टफोलियो जो है उनको अलॉट किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर। और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है अभी जो साइक्लोन देखने को मिला मेंडस, उसकी वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो
ये जो साइक्लोन है मेंडस, इसकी वजह से चेन्नई के पास में जो एरिया है वहां पर लैंडफॉल देखने को मिला। सेम इसी तरीके का इशू जो है 2016 में मिड दिसंबर में जो साइक्लोन वर्दा आया था उसकी वजह से इशू देखने को मिला था चेन्नई के पास वाले रीजन में। तो यहाँ पर जो राइटर है सबसे पहले तो उन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम में जो साइक्लोन आया उसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला है उसके बारे में बताया है। उसके बाद में राइटर ने बात की है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट करना होगा, ताकि इस तरीके के अगर इशू देखने को मिलते हैं तो उसका सॉल्यूशन, उसका एक अर्ली मतलब अर्ली वार्निंग जो है वो दी जा सके कि इस तरीके का इशू होगा, आपके आसपास अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इस तरीके की एक्टिविटी है जो आपको इफेक्ट कर सकती है साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ के टाइम में, तो उससे आपको अपने आप को सेफ रखना चाहिए। तो हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो भी हमारे बैकग्राउंड में जो भी इशू देखने को मिले हैं उन सभी को हमें एक तरीके से कोशिश करनी होगी। इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए। इस तरीके की जो भी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंस्टॉल करनी होगी, ताकि पहले ही अर्ली टाइम में ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के जो भी प्रोसीजर है वो हम इम्प्लीमेंट कर सके। मतलब जो सबसे बुरा होने वाला है उसके लिए भी हम अपने आप को तैयार कर सके, उसके लिए भी हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, स्पेसिफिक हमारे लॉ मिनिस्टर जो है और हमारी जुडिशरी जो है उसके बीच में उसके बीच में जो क्लैश देखने को मिल रहा है उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखो जो आर्टिकल है उसमें डिस्कस किया गया है कि दोनों के बीच में क्या इशू है। देखो मेजर अगर हम कन्फ्रंटेशन की बात करें गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में तो स्पेसिफिक दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिकली लेवल पर जो प्रेजेंट टाइम में जो कोलिजियम सिस्टम है उसका पब्लिकली लेवल पर एक तरह से क्रिटिसिज्म कर रही है कि ये गलत है, ये प्रोसीजर, इसमें चेंज होने की जरूरत है। और दूसरे कंसर्न की अगर हम बात करें तो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जिनकी भी रिकमेंडेशन दी जाती है उन सभी पर्सन को एज ए जज अपॉइंट करने में गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले करती है, जिसकी वजह से भी ये प्रोसीजर जो है वो न्यूज़ में बना हुआ रहता है। मतलब जो नेम रिकमेंडेशन किए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा उन पर गवर्नमेंट अपना एक्शन लेने में काफ़ी लंबा प्रोसीजर इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसकी वजह से जो इशू हैं वो रेगुलर बने हुए हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि हाई कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो सैंक्शनड है 1108 जजेस, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो 332 जो जुडिशियल वैकेंसीज है वो बनी हुई है। तो रिकमेंडेशन इसके लिए दी जाती है जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि 332 जो सीट्स हैं, जो वैकेंट सीट है, उनके लिए जो रिकमेंडेशन दी गई है वो 146 मतलब 44% जो सीट्स हैं उनके लिए रिकमेंडेशन दी हुई है, लेकिन उसमें जो कन्वर्जन है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि देखो अब ये जो इशू हमने डिस्कस किए कि ये दो मेन इशू हैं जिसके बीच में गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में इशू बना हुआ है। अब सेंटर का क्या मानना है, सेंटर आर्ग्यू ये करता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये दोनों के दोनों लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेवल पर, तो यहाँ पर जो भी प्रोसीजर है वो किसकी वजह से है, कॉलेजियम सिस्टम की वजह से है। तो अगर हम एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उसको अगर हम लेकर के आएंगे तो कोर्ट में एक अच्छे लॉ का और अच्छे प्रोसीजर के तहत जो है इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा जजेस का। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश हो पाया है, एग्जिस्टेंस में आ पाया है। तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो रिकमेंडेशन दी जाती है उस पर विदाउट एनी क्लियर रीजन दिए बिना ही उसको किस में रखती है, एक तरीके से स्टेग्नेशन फॉर्म में रखती है उसको, उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन या रिजल्ट निकल के नहीं आती है। तो यहाँ पर जुडिशरी का ये मानना है कि जो भी रिकमेंडेशन दी जाए उसके ऊपर एक रिजल्ट निकल करके आए। दूसरा गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक प्रोसीजर है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमें एनजेसी जो प्रोसीजर है उसके इम्प्लीमेंटेशन की हमें ज़रूरत है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि हम एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है
और यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने फ्री पाइस के बारे में बोला है, अश्विनी वैष्णव। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके के जो भी फ्री पाइस दिए जाते हैं वो एक तरीके से अपने पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल बेनिफिट के बेसिस पर ये सारे प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए जाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नमेंट है उनका मेन टारगेट जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे के सारे जो भी न्यू स्कीम है उन सभी को इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जनधन स्कीम के बारे में, बेनिफिट के बारे में बताया कि जो भी अकाउंट खोला गया विमेन को हेड मानते हुए उसके अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट मनी है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है पॉपुलेशन के लिए। और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बनी हुई है, जो करप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो बेहतरीन लेवल पर सुधार हुआ है। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारी पॉलिसी है वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बेसिस पर होती है जिसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे 14 एंड 15 दिसंबर को। और ये जो मीटिंग है इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात की जाएगी। अब ये रिफॉर्म क्या है, मेजर स्पेसिफिक पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसकी जो प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रेंथ है, मतलब जिसके परमानेंट जो मेंबर हैं उनकी संख्या को इंक्रीज करने के लिए G4 कंट्री जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि G4 कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, G4 ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिफॉर्म है उसकी बात की जाएगी, साथ ही साथ में बात की जाएगी टेररिज्म को रोकने की, काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करने की। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपग्रेड इसलिए करवाया जाता है कि जब यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ उस टाइम में कुछ कंट्री जो है वो वेल एस्टेब्लिश तरीके से थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो गया है। बहुत सारी कंट्री एज ए इवॉल्विंग नेशन के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो भी इशूज है उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो फिर क्यों ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए और भी अदर कंट्रीज जिन्होंने टाइम के साथ में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है या अपने आप में ग्रोथ डेवलपमेंट की है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेड के रूप में या अदर लेवल पर, तो उनका भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे इंडिया और चाइना के बारे में, चाइना जो है वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इंडिया के बारे में बोला जाता है कि साउथ एशिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसकी वॉइस है इंडिया, तो फिर क्यों ना इंडिया को भी इसमें परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। इंडिया ने हमेशा यूनाइटेड नेशन के जो भी इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन जो भी प्रोजेक्ट रहे उसमें इम्पोर्टेंट इंडिया ने हमेशा रोल प्ले किया है। जो भी पीस कीपिंग जो भी मिशन है उसमें इंडिया ने हमेशा रोल प्ले किया है। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर इंडिया को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और भी अदर कंट्रीज हैं जैसे कि जापान है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, वो इसके अपग्रेडेशन के लिए बात करते हैं, तो इन सभी में रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यह देखो, गुजरात के जो नेक्स्ट सीएम 18 नंबर के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने यहाँ पर ऑथ ले ली है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि देखो देखिए, हाँ देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रखे हैं कि जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, मतलब ऐसे विलेज जहाँ पर 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है, ऐसे 36,428 विलेजेस को जहाँ पर 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है और 500 एसटी ऐसे विलेजेस पूरे कंट्री में, उनको मॉडल ट्राइबल विलेजेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ऐसा हमारी जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स रेणुका सिंह, उन्होंने लोकसभा में ये डाटा रखे हैं। उन्होंने बताया है कि जो सेंट्रल असिस्टेंस जो प्रोजेक्ट था, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम, उसमें जो प्रोजेक्ट था उसके अंडर ही ये विलेजेस जो हैं इनको मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का जो प्रेजेंट टाइम में नाम है वो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना रख दिया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2021-22 से 2025-26 तक किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि टोटल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें से 4.22 जो करोड़ पॉपुलेशन है ट्राइबल पीपल, उनको इसमें कवर किया जाएगा, जो टोटल एसटी पॉपुलेशन का 40% है।
2021-22 से 2022-23 के बीच में अगर हम बात करें तो 16,554 जो विलेजेस हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया गया है, और नेक्स्ट आने वाले टाइम में और भी जो विलेजेस हैं वो इसमें डेवलप किए जाएंगे। ओके, देखो इस तरीके से सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है, और फिर स्टेट लेवल पर जो है वो भी विधायक जो हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं उनके लेवल पर भी एमएलए। ओके, तो इस तरीके से एमएलए लेवल पर, एमपी लेवल पर भी जो विलेजेस है उनको डेवलप करने की कोशिश की गई। तो ट्राइबल एरिया जो है उनको फोकस करते हुए प्रोजेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। जो हमारा फॉरेन पेज है उस पर सेम चाइना में जो इशू है कि कोविड में कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कोविड पॉलिसी को लेकर के, उनमें कुछ फ्री किया गया, जिसकी वजह से दोबारा से कोविड के केसेस वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, और यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने इस बात को लेकर के बोला है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे रशिया और यूक्रेन की वॉर के बीच में। यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये जो इमेज है, यहाँ पर आपको एक रिवर दिख रही है। ओके, और ये ब्रिटेन का मैप है, ब्रिटेन की इमेज है। तो आप ये कौन सी रिवर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन से रिवर के किनारे जो है, बैंक के किनारे जो है ये कंट्री एस्टेब्लिश है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।